हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक बच्ची प्रिंस और प्रिंसेस का ड्राइंग बना रही होती है और वो अपने फ्रेंड से बोलती है, मैं ऐसे ही प्रिंसेस बनना चाहती हूँ। उसका फ्रेंड तो मजाक उड़ाते हुए बोलने लग जाता है, तुम्हारी जैसी इडियट गर्ल कभी प्रिंसेस नहीं बन सकती है, और उसे इडियट बोलकर चिढ़ाने लग जाता है। तभी याई की नींद खुल जाती है। वो बस में होती है। उस बस में एक प्रेग्नेंट औरत भी चढ़ती है। याई उसे अपना सीट ऑफर कर देती है, पर वो लेडी बोलती है, मैं ठीक हूँ। याई देखती है वो लेडी खड़े खड़े कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वो नेक्स्ट स्टॉप पर ही उतर जाती है, जबकि वो उसका स्टॉप ही नहीं था, ताकि वो लेडी बैठ सके। बस से उतरने के बाद वो चेक करती है कि नेक्स्ट बस 20 मिनट बाद आने वाली है, इसलिए वो दौड़ते हुए जाने लगती है। इधर तो कामी भी कार से जा रहा होता है। इधर याई टाइम पर कैफे में आ जाती है, जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करती है। तभी मिसाकी उसे कुकीज देते हुए बोलती है, थैंक यू मेरी शिफ्ट को कवर करने के लिए। याई पूछती है, अब तुम्हारे बेटी की तबीयत कैसी है? वो बोलती है, अभी तो वो ठीक है, पर फिलहाल मुझे इस जॉब की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। तभी एक वर्कर आकर उन्हें नेक्स्ट मंथ का शेड्यूल देता है और मिसाकी को तो जॉब से ही निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो रेगुलर अपनी शिफ्ट को नहीं करती थी। दूसरी तरफ तो कामी एक ज्वेलरी शॉप में आता है और वहाँ से कुछ सामान खरीदता है। वहाँ से आते वक्त रास्ते में उसे एक ब्रेसलेट दिखाई देता है। इधर याई अपनी जॉब को ही छोड़ देती है ताकि मिसाकी की जॉब ना जाए। दूसरी स्टाफ उससे पूछती भी है, क्या यही रीजन है तुम्हारा जॉब छोड़ने का? लेकिन वो झूठ बोल देती है, नहीं कुछ और है। इधर तो कामी एक डिजाइनिंग कंपनी में काम करता था। यहाँ उसके बॉस उसके न्यू डिजाइन प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और तो कामी अपने बॉस के बर्थडे पर उन्हें प्रेजेंट देता है। तो उसके बॉस बोलते हैं, यानी कि तुम पार्टी में आ रही हो, वैसे भी मना करने की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे वादा किया था कि तुम अपनी वाइफ से मुझे मिलवाओगे। इसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर अपनी केबिन में आ जाता है। दूसरी तरफ याई अपने बॉयफ्रेंड केंटो से मिलने के लिए जाती है। केंटो उसे बताता है, मुझे अपने काम की वजह से ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होना पड़ेगा। याई बोलती है, तो क्या हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए? केंटो बोलता है, मैं चाहता था कि तुम भी मेरे साथ चलो, पर फिलहाल मैं भी अपनी काम पर फोकस करना चाहता हूँ। वो बोलती है, ठीक है, तो फिर हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। केंटो बोलता है, मुझे मालूम है कि तुमने कभी मुझे दिल से पसंद ही नहीं किया है। याई उसे बोलने वाली थी, ऐसी बात नहीं है, पर उससे पहले केंटो ही बोल देता है, ठीक है, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। इधर तो कामी के पास एक सिंधु नाम का लड़का आ जाता है, जो कि उसका बिजनेस पार्टनर होता है। सिंधु से बोलता है, क्या कोई बात है जो इतना ज्यादा परेशान दिख रहे हो? वो बोलता है, नहीं। सिंधु बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें ये रिंग नहीं पहननी चाहिए। तो कामी बोलता है, मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे जाने दे सकता हूँ। दूसरी तरफ याई अपने टूटे हुए दिल के साथ अपने अपार्टमेंट में पहुँच जाती है, जहाँ पर वो अपने एक दोस्त के साथ रूम शेयर करती थी। पर जब वो रूम में पहुँचती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है, मैंने तुम्हें बताया था आज मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आने वाला है। याई बोलती है, सॉरी, मैं अपना एक सामान लेने के लिए आई थी। इसके बाद वो एक खिलौना उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी उसे याद आता है, मिसाकी का दिया हुआ कुकीज तो वो कैफे में ही छोड़ कर आ गई है, इसलिए वो वहाँ जाकर कुकीज ले लेती है। दूसरी तरफ तो कामी उस रोड साइड से जो उसने ब्रेसलेट देखा था उसे खरीद लेता है। इधर याई जा रही होती है, पर रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए वो दौड़ दौड़ कर जाने लगती है, इसलिए रास्ते में गिर पड़ती है। तभी तो कामी उसका गिरा हुआ कुकीज उठाता है और उसके पास जाता है। ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। शिफ्ट होता है, वो याई को अपने घर लेकर आ जाता है और उसे बोलता है, कपड़े सूखने के बाद तुम घर चली जाना। वो बोलती है, क्या मेरा यहाँ पर आना सही है? एटलीस्ट मुझे तुम्हारी वाइफ को एक बार हाय बोलना चाहिए। तो कामी बोलता है, मेरी कोई वाइफ नहीं है। वो शौक होकर पूछने लग जाती है, पर तुमने तो शादी वाली रिंग पहनी हुई है। तो कामी बताता है, ये फेक है, एक्चुअली में मेरी कंपनी का बॉस ना काफी पुरानी सोच वाला इंसान है। उसके अकॉर्डिंग शादीशुदा इंसान ही अपने काम को लेकर फोकस रहते हैं, इसलिए मैं शादीशुदा होने का प्रिटेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। याई बोलती है, वैसे तुम करते क्या हो? कामी बोलता है, मैं आर्किटेक्ट हूँ। वैसे तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो, बिल्कुल पहले की तरह इडियट ही हो। याई बोलती है, हम लोग 10 साल बाद मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। आज सुबह ही मैंने तुम्हारा सपना देखा था। तुम्हें याद है जब हम लोग मिडिल स्कूल में थे, मैं तुम्हारे घर में प्रिंस और प्रिंसेस का ड्राइंग कर रही थी और तुम मेरा मजाक बना रहे थे।
पर तुम सही कह रहे थे क्योंकि मैं अभी तक प्रिंसेस नहीं बन पाई हूँ। तो वो बोलता है मैं क्यों उन बेकार बातों को याद रखूंगा। याई बोलती है मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेज किए पर कभी तुमने रिप्लाई नहीं दिया, पर अब मुझे समझ में आ रहा है तुम काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते थे। गामी बोलता है तुम अपने बारे में तो बताओ। वो बोलती है मैं एक कैफे में वेट्रेस का काम करती थी पर आज ही जॉबलेस हुई हूँ और आज ही मेरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप भी हो गया है। फिलहाल मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है मेरे कपड़े सूख गए होंगे, मुझे चलना चाहिए। तो गामी उससे पूछता है क्या तुम पार्ट टाइम जॉब करना चाहोगी। वो पूछती है कैसा जॉब होगा। वो बोलता है मेरी फेक वाइफ बनने का जॉब, इसके बदले में तुम यहाँ रह सकती हो। मैं तुमसे रूम रेंट या कोई दूसरा चार्ज नहीं लूंगा। इवन मैं तुम्हें मंथली पे भी करूंगा और तुम्हारा सारा खर्चा भी उठाऊंगा। तुम्हें बस 6 महीने तक मेरी वाइफ बनने का प्रिटेंड करना होगा। उसके बाद मेरे बॉस अपनी बेटी को कंपनी हैंड ओवर करने वाले हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। याई बोलती है पर ऐसा करना सही नहीं होगा और मैं अपने दोस्त के साथ रहती हूँ। अचानक से अगर मैं रूम छोड़ दूंगी तो अकेले वो रूम रेंट भी नहीं पे कर पाएगी, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी तुम किसी के भी साथ इस तरीके से फेक रिलेशनशिप का प्रिटेंड कैसे कर सकते हो जब तुम मुझसे सच में प्यार ही नहीं करते। तो गामी बोलता है मुझे तुमसे ये सुनने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो तुम ही हो जो हमेशा झूठ बोलती हो। नेक्स्ट मॉर्निंग याई अपने घर पर आती है। उसके फ्रेंड बताती है उसके बॉयफ्रेंड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है। ये सुनकर याई उसके लिए काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन फिर बोलती है इसका मतलब मुझे दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अब तुम लोग साथ रहने वाले हो। उसकी फ्रेंड बोलती है वैसे तुम आराम से अपना टाइम ले सकती हो रूम ढूंढने में। याई बोलती है कोई बात नहीं। इधर तो कामी देखता है याई अपना खिलौना ले जाना भूल गई है, इसलिए वो मैसेज कर इस बारे में उसे बता देता है। तभी याई उसे कॉल कर बोलती है मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि अब मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। वैसे भी मैं हमेशा से झूठ बोलती हुई आई हूँ और अगर एक और झूठ से तुम्हारा कोई फायदा होता है तो मुझे ये झूठ भूलकर भी अच्छा ही लगेगा। तो गामी भी कोल सा जवाब दे देता है ठीक है, पर मनी मन वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और बोलता है याई तुम तो सच में इडियट हो। और उसका वही बचपन वाला ड्राइंग पेज निकाल कर बोलता है अब मैं तुम्हें प्रिंसेस बनाऊंगा। इसका मतलब कि उसे बचपन की बातें याद थी। इवन उसने याई की उस ड्राइंग को संभाल कर भी रखा था। के बाद हमें 20 साल पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है। याई बैलून खरीद रही होती है, सामने एक बच्चा भी बैलून के लिए ही रो रहा था, इसलिए याई अपना वाला बैलून उसे दे देती है और बोलती है मेरे पास ऑलरेडी एक है। सामने से तो कामी भी याई को देख रहा होता है। तो कामी बताता है याई बचपन से ही हमेशा झूठ बोलती है, पर वो ये झूठ कभी भी अपने बेनिफिट के लिए नहीं बोलती थी। यहाँ पर तो कामी अपना वाला बैलून उसे देने के लिए एक जगह पर रख देता है और आसपास किसी को ना देखकर याई भी उस बैलून को ले लेती है। ये देखकर तो कामी तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन याई उस बैलून को गार्ड को देकर बोलती है किसी का बैलून खो गया है। ये देखकर तो कामी सोच रहा होता है ये लड़की तो एक नंबर की इडियट है। इधर हमें केंतो को भी दिखाया जाता है। एक्चुअली में ये तीनों बचपन के ही दोस्त होते हैं। एक्चुअली में तो कामी बचपन से ही याई को पसंद करता था, पर वो अपनी इस फीलिंग को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाया क्योंकि उसे लगता था याई और केंतो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब वो हाई स्कूल में होते हैं। यहाँ पर केंतो तो कामी को मैसेज करता है कि याई का ख्याल रखना और मेरे लिए उसे प्रिंसेस बनाना। दोबारा से हमें बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। केंतो याई को बोलता है कौन कहता है कि रॉयल फैमिली में ही पैदा होने पर प्रिंसेस बना जा सकता है। याई बोलती है तो कामी ने ऐसा कहा है। केंतो बोलता है डोंट वरी मैं तुम्हें प्रिंसेस बनाऊंगा। इवन मैं और तुकामी दोनों मिलकर तुम्हें प्रिंसेस बनाएंगे। लेकिन तुकामी हेल्प करने से साफ मना कर देता है। इसके बाद हमें हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर याई तुकामी को बताती है केंतो की फैमिली सिंगापुर में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर तुकामी याई की उस ड्राइंग को देखकर सोच रहा होता है मैं केंतो को खाली हाथ कभी नहीं हरा सकता और इसीलिए वो काफी ज्यादा मेहनत करता है और अपनी कॉलेज लाइफ को कंप्लीट करता है और साथ ही वो अलग अलग जगह पर काम करता है। और जब वो अपने काम से थक जाता था तो याई के मैसेज को देखकर फिर से उसमें एनर्जी आ जाती थी और अपना काम करना स्टार्ट कर देता था। उसके बाद फाइनली उसे साल भर पहले ही एक डिजाइनिंग कंपनी में अच्छी खासी पोस्ट पर जॉब मिल जाती है। इसी दौरान याई अपने एक ग्रुप चैट पर एक फोटो सेंड करती है और उस फोटो को देखकर तुकामी उस फोटो का पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कर उसकी उंगली का साइज पता कर लेता है और अपने और उसके लिए रिंग भी बनवा लेता है और फिर फाइनली उससे मिलने का सोचता है।
पर जब वो उसे मिलने जाता है तो वो याई को केंतो के साथ दोबारा देखता है, इसलिए वो अपना गिफ्ट वहीं पर छोड़कर चला जाता है। अपने इस गम को भुलाने के लिए वो पार्टी करता है और काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर लेता है। यहाँ पर वो अपना रिंग उतार कर सोच रहा होता है, केंतो मुझे माफ करना, मैं उसका ख्याल नहीं रख सकता, और सोचता है अब मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करूँगा। नेक्स्ट डे वो सिंधु के साथ ऑफिस में जाता है। यहाँ पर सिंधु उसे रिंग देते हुए बोलता है, तुम कल इसे बार में भूल आए थे। तोगामी उसे बोलने वाला था, मैंने इसे जानबूझकर फेंका था, लेकिन सिंधु तो उसे देखकर ही चला जाता है। इसके बाद हमें रैमी को दिखाया जाता है, जो कि तोगामी के बॉस की बेटी होती है। फिलहाल तोगामी और सिंधु अपने एक रीसेंट प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दे रही होते हैं। के प्रोजेक्ट प्लान को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए होते हैं। बॉस बोलता है, तुम्हारा प्रोजेक्ट काफी ज्यादा अच्छा है, पर हम इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट किसी ऐसे आदमी के हाथ में नहीं सौंप सकते जो मैरिड ना हो, क्योंकि मेरा मानना है कि एक मैरिड इंसान ही अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। उस रैमी बोल दिए, डैड पर मैंने इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज तोगामी को इसलिए बनाया है क्योंकि ये टैलेंटेड है, ना कि ये देखते हुए कि ये शादीशुदा है या नहीं। उसके डैड बोलते हैं, जब मैं ये कंपनी तुम्हें हैंड ओवर कर दूंगा तब इस कंपनी को तुम अपने अकॉर्डिंग चलाना, फिलहाल मैं अपने अकॉर्डिंग चलाऊंगा। जिसके बाद तोगामी फटाफट से अपनी पॉकेट से वो रिंग निकाल कर पहन लेता है और सभी को दिखाता है कि वो शादीशुदा है। इस वजह से वो प्रोजेक्ट उसके हाथों से नहीं छीनता, पर सिंधु ये देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो बोलता है, तुमने शादी कब की, तुम झूठ बोल रही हो ना। तभी रेमी भी आकर उसे बोलने लग जाती है, सॉरी मेरे डैड की वजह से तुम्हें झूठ बोलना पड़ा। लेकिन तोगामी बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैंने कल ही शादी की है। सिंधु बोलता है, कल दिन से लेकर रात तक तो तुम मेरे साथ थे, तो शादी कब कर ली। तोगामी बोलता है, तो इसका मतलब परसों की थी। रिमी पूछती है, किससे शादी की है। वो बोलता है, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से। तभी उसे कॉल आता है। वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे कि उसकी वाइफ ने उसे कॉल किया हो। नेक्स्ट सीन में वो ज्वेलरी शॉप पर होता है, जहाँ पर स्टाफ मेंबर उसे बोल दिए, शायद तुम इसे भूल गए थे, किसी ने ये पुलिस को डिलीवर किया। जिसके बाद उन्होंने हमारी शॉप पर कांटेक्ट किया और हमें खुशी है कि तुम्हें तुम्हारा सामान वापस मिल गया है। अब उसे अपने आप को शादीशुदा दिखाना था, इसलिए वो अपना लंच भी ऐसे पैक करता था जैसे कि उसकी बीवी ने उसे पैक कर दिया हो। और जब भी अपने बॉस के साथ रहता था तो खुद ही अपने दूसरे मोबाइल से अपने आप को कॉल करता था, ताकि उन्हें लगे कि तोगामी की वाइफ उसे कॉल कर रही है। कुछ दिनों के बाद उसका बॉस उसे बोलता है, तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी में आना है और वहाँ पर तुम्हें अपनी वाइफ से भी मुझे मिलवाना होगा। इसी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होकर पार्ट टाइम वाइफ हायर करने का डिसाइड करता है। फ्लैशबैक में हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है। केंतो उसे बोलता है, क्या ये सही है, तुम उसे डेट कर रहे हो जिसे तुम लाइक भी नहीं करते हो। तोगामी बोलता है, क्या फर्क पड़ता है, उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। केंतो पूछता है, क्या कोई ऐसी नहीं है जिसे तुम पसंद करते हो। तोगामी बोलता है, तुम मुझे गेम खेलने के लिए ना डिस्टर्ब कर रहे हो। केंतो बोलता है, कोई तो होगी ना जिसे तुम लाइक करते हो। अगर तुम किसी को लाइक करते हो तो उसे अपनी फीलिंग कन्फेस क्यों नहीं कर देते। वो बोलता है, नहीं कर सकता। केंतो बोलता है, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी या फिर वो किसी और को चूज कर लेगी। पर फिर भी तुम्हें ट्राई करना चाहिए, वरना बाद में पछताओगे कि तुमने ट्राई ही नहीं किया। प्रेजेंट में यही सब सोचकर वो उस रोड साइड पर देखा हुआ ब्रेसलेट खरीद लेता है। इसके बाद वो जा रहा होता है, जहाँ पर रास्ते में वो उसे गिरा देता है। तोगामी तो याई को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है, पर ऐसे तैसे कर खुद को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद वो उसे घर लेकर आ जाता है और इमेजिन करता है कि वो उसे अपना खरीदा हुआ ब्रेसलेट पहनाता है और बोल रहा होता है, जब मैंने ये ब्रेसलेट खरीदा ना, मुझे तुम्हारी याद आ गई थी। और उसे हक कर बोलता है, क्या तुम मेरी लकी चार्म बनना चाहोगी। लेकिन रियलिटी में याई फ्रेश होकर निकलती है और ये अपनी फीलिंग को संभालता है। वो बोलती है कि कपड़े सूखने के बाद मैं घर चली जाऊंगी। वो सोच रहा होता है, प्लीज मत जाना। लेकिन जब वो उसे बताती है कि केंतो के साथ उसका ब्रेकअप हो गया है, तो ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे वो ब्रेसलेट देने वाला होता है। लेकिन तभी वो बोलती है, मेरे कपड़े सूख गए हैं। उसके बाद वो उसे अपनी फेक वाइफ बनने का जॉब ऑफर कर देता है, ताकि वो उसका दिल जीत सके। और नेक्स्ट डे वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद तोगामी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो नेक्स्ट मॉर्निंग रेडी होकर निकलता है। पर याई को अपने घर में देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। याई बोलती है, मैं ढंग से खाना भी नहीं बना पाती, पर मैं कोशिश करूंगी अपने आप को इम्प्रूव करने की। तोगामी बोलता है, मैंने तुम्हें अपनी फेक वाइफ बनाया है, ना कि हाउस कीपर। वो बोलती है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ।
इसके बाद तो कामी उसे सब कुछ बता रहा होता है कि एज अ वाइफ तुम्हें अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। 3 लोग हैं जो हमारे मेन टारगेट हैं। पहला मेरा बॉस, दूसरा उसकी बेटी और तीसरा मेरा बिजनेस पार्टनर सिंधु। और वो सिंधु के बारे में बताता है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड डिजाइनर है। एमी भी एक जीनियस लेडी है जो अब्रॉड में पढ़ी है और उसे मल्टीपल लैंग्वेज भी आती है। तो कामी बोलता है इन तीनों को हमारी फेक मैरिज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। 6 दिन बाद मेरी बॉस का बर्थडे है जिसमें तुम्हें जाना है। तब तक तुम्हें मेरी वाइफ बनने की प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद तो कामी उसे एक रिंग पहनने के लिए देता है। उस रिंग को देखकर याई बोलती है कुछ दिन पहले मैंने इसी तरीके के एक पार्सल को पुलिस को डिलीवर किया था। तो कामी सोचता है तो वो तुम थी। इसके बाद याई हर रोज उसकी परफेक्ट वाइफ बनने की प्रैक्टिस करती है। तो कामी बर्थडे में पहनने के लिए उसके लिए एक ड्रेस भी लेकर आता है जो उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। उसके बाद एक दिन वो तो कामी को बोलती है देखो जरा मैं हिल में अच्छे से चल पा रही हूँ। तो कामी सोचता है ये कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है ना, लेकिन इसी बीच वो गिरने वाली होती है। तो कामी उसे पकड़ लेता है। याई बोलती है मैं पार्टी के लिए काफी ज्यादा नर्वस हूँ। तो कामी बोलता है नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ रहना ताकि उन्हें ये तो कंफर्म हो ही जाएगा कि मेरी वाइफ है। याई बोलती है पर मैं एक अच्छी वाइफ होने का इम्प्रेशन जमाना चाहती हूँ ताकि उन्हें लगे कि तुम्हारी चॉइस वाकई अच्छी है। ये सुनकर तो कामी उसे वो ब्रेसलेट देने वाला था। तभी वो बोल देती है क्या मैं ये बात अपनी एक दोस्त को बता सकती हूँ। से वो एक छोटी सी स्टोरी तैयार करती है कि किस तरीके से उसकी तो कामी के साथ शादी हुई। और ये सुनकर उसकी फ्रेंड तो उसके लिए काफी ज्यादा खुश होती है। और ये वही कैफे होता है जहाँ पर वो पहले जॉब करती थी। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि मिसाकी को भी जॉब से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट सीन में याई पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर आ जाती है। तो कामी तो बस उसे देखता ही रह जाता है और उसे टीज करता है तुम्हारी ड्रेस की जेब तो खुली हुई है। लेकिन फिर बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, अगर तुम नर्वस फील कर रही हो ना तो बस स्माइल कर देना, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद दोनों पार्टी में जाते हैं जहाँ पर तो कामी अपनी वाइफ को अपने बॉस से इंट्रोड्यूस करवाता है। बॉस बोलते हैं तुम्हारी वाइफ तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। उसके बाद बॉस उससे पूछते हैं तुम क्या करती हो। वो बोलती है अभी फिलहाल मैं फुल टाइम हाउस वाइफ हूँ। बॉस बोलता है तो कामी अच्छा खासा कमा लेता है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिंधु और रेमी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि तो कामी की वाइफ है। दोनों याई के पास जाते हैं जहाँ सिंधु ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो याई को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और रेमी तो उसे अपना बिजनेस कार्ड दे देती है। याई बोलती है पर मेरे पास कोई बिजनेस कार्ड नहीं है। रेमी तो हंसने लग जाती है और उसे बोलने वाली थी कि तुम तो कामी की एक्स से काफी ज्यादा डिफरेंट हो। पर तभी सिंधु उसे वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में याई एक तरफ पर बैठी हुई होती है। तभी एक वेट्रेस उसके पास आती है और वो कोई और नहीं बल्कि मिसाकी होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अभी तो कामी का बॉस आकर उन लोगों को बोलता है तुम लोग एक दूसरे को जानते हो क्या। मिसाकी बोलती है पहले हम एक ही कैफे में पार्ट टाइम जॉब करते थे। बॉस बोलता है तुम्हें इतनी छोटी मोटी जॉब करने की क्या जरूरत है जब तुम्हारा हस्बैंड इतना अच्छा जॉब करता है। सुनकर मिसाकी तो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और याई को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोलेगी। तभी उसे तो कामी की बात याद आती है और वो स्माइल करते हुए बोलती है मैं तो बस ऐसे ही काम करती थी सोशल एक्सपीरियंस के लिए। ये सुनकर बॉस तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन तभी याई के हाथ से प्लेट गिर जाती है और वो उठाने वाली होती है मगर तो कामी का बॉस बोलता है तुम रहने दो तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। और वो मिसाकी को वो साफ करने के लिए बोल देता है। तभी तो कामी आकर याई की तरफ से माफी मांगने लग जाता है। बॉस बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो ये थी तुमने अपनी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल वाइफ को इतने दिनों तक छुपा कर रखा हुआ था। इसके बाद याई मिसाकी के पास जाती है। मिसाकी उसे बोलती है मुझे नहीं मालूम था कि तुम शादीशुदा हो। बोलती थी कि तुम अपनी फ्रेंड के साथ रहती हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसों की कमी है, लेकिन तुम तो सब कुछ झूठ बोलती थी। तुमने तो मेरे दिए हुए चीप कुकीज भी फेंक दिए थे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तो कामी आकर उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है अगर तुम चाहो तो हम इस नाटक को यहीं पर खत्म कर सकते हैं क्योंकि झूठ हमेशा तकलीफ ही देता है। याई बोलती है नहीं मैं इस नाटक को बीच में छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद तो कामी याई को अपने साथ ले जाते हुए बोलता है मैंने जो कहा था मैं वो वापस लेता हूँ। अब से तुम्हारा जब भी स्माइल करने का मन करे तब ही करना। इसके बाद वो उसे टेरेस पर ले जाता है और एक बिल्डिंग को दिखाते हुए बोलता है वो बिल्डिंग मेरा पहला डिजाइन था। मैं जब भी डिप्रेस होता हूँ ना तो यहाँ पर आकर उसे देखता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है। वैसे मेरे आर्किटेक्ट बनने में तुम्हारा ही कंट्रीब्यूशन है। उस दिन जब तुम ड्राइंग बना रही थी और मैं बिल्डिंग का मॉडल, तब तुमने कहा था तुम्हें ये मॉडल काफी ज्यादा पसंद आया है
और बड़े होकर तुम यहीं रहना चाहती हो। ये सुनकर याई हंसने लग जाती है। तोगामी फिर से उस ब्रेसलेट को उसे देने वाला था, लेकिन तभी वो बोलती है तुम घर जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। उसके बाद वो मिसाकी के पास आकर बोलती है सॉरी, मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। मैं तुम्हें रीजन तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं तुम्हें दिल से सॉरी बोल रही हूँ। और उस दिन तुम्हारे कुकीज की वजह से ही मैं 10 साल बाद उससे मिल पाई जिससे मैं मिलना चाहती थी। मिसाकी बोलती है कोई बात नहीं, और ये बात सुनकर तोगामी भी स्माइल करने लग जाता है। दूसरी तरफ रेमी और सिंधो डिस्कस कर रहे होते हैं कि याई तोगामी की वाइफ नहीं हो सकती, वो झूठ बोल रहा है। सिंधु बोलता है तो क्या मैं पता करूँ कि सच क्या है? तो रेमी हाँ बोल देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सिंधु तोगामी को बोलता है साल भर बाद ही सही, लेकिन तुम्हारी शादी का सेलिब्रेशन तो बनता है। तोगामी इसके लिए मना कर देता है। सिंधु बोलता है वो तो तुम्हें डर है कि तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए तुम मुझे अपने घर पर नहीं आने दे रही हो। तोगामी बोलता है क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो। नेक्स्ट सीन में वो घर आकर याई को बताता है सिंधु को हमारे ऊपर डाउट हो गया है, इसलिए वो सेलिब्रेशन के बहाने हमें चेक करने आ रहा है, तो हमें अपना बेस्ट परफॉर्म करना होगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्मार्ट है तो तुरंत गलती पकड़ सकता है। सो हमें केयरफुल रहना होगा। याई काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। तोगामी उससे पूछता है ये तुम क्या खा रही हो? वो बताती है इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। तोगामी बोलता है तो इतना सादा खाना क्यों खा रही हो? क्या मैं तुम्हें मंथली पेमेंट नहीं देता? वो बोलती है मुझे पैसे बचाने भी तो है, 6 महीने के बाद मैं क्या करूँगी वो भी तो सोचना है। उसके बाद तोगामी उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर टेस्टी खाना देखकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो बताता है इस रेस्टोरेंट का डिजाइन भी मैंने ही तैयार किया था 2 साल पहले, और सिंधु ही है जिसके कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। उसी ने मुझे रेमी से मिलवाया और उसी के थ्रू मुझे ये जॉब मिली है। याई बोलती है तब तो सिंधु को ये झूठ बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो उसके बचपन की बातों को बता रही होती है। तोगामी उसे बोलता है तुमने बस मुझे ऐसा फ्रेंड ही याद रखा है, वैसे मैं तुम्हें जो पैसे देता हूँ ना उन पैसों से अच्छे से खाया करो। दूसरी तरफ सिंधु रेमी को बताता है कि परसों मैं तोगामी के घर जाने वाला हूँ। रेमी बोलती है मैं भी चलूंगी। सिंधु बोलता है अगर तुम जाओगी तो वो काफी ज्यादा केयरफुल हो जाएगा, वैसे अगर वो सच में झूठ बोल रहा है तो तुम क्या करोगी? क्या तुम अपने डैड को बता दोगी? वो बोलती है नहीं, पर जब मैं कंपनी अपने हाथों में लूंगी तो उसे निकालने में देर नहीं करूंगी। और सिंधु को भी वार्निंग दे देती है मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। वो बोलता है डोंट वरी, वैसे अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसे मुझसे छुपाने की क्या जरूरत है। रेमी बोलती है हो सकता है उसे तुम पर ट्रस्ट नहीं है और ना ही मुझ पर। दूसरी तरफ याई और तोगामी घर आ रहे होते हैं। याई स्टार्स को देखकर बोलती है टोक्यो में स्टार को ज्यादा ही शाइन करते हैं। तोगामी फिर से उस ब्रेसलेट को निकालकर उसे देने ही वाला होता है, पर वो तभी दूसरी बात करने लग जाती है। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं, यहाँ पर वो कल की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें सिंधु को दिखाना था कि वो साल भर से साथ रह रही हैं। इसलिए तोगामी बोलता है हमें हमारे सामान को मिक्स कर देना चाहिए। मिक्स करने के बाद बोलते हैं पहले ही अच्छा दिख रहा था। इसके बाद तोगामी उसे शॉप ले जाता है, जहाँ पर वो लोग घर के लिए कुछ सामान खरीदते हैं। पर स्टाफ पर्दों के लिए उसे दरवाजे और खिड़की का साइज लिखने के लिए बोलती है, लेकिन याई को साइज के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए तोगामी उसके पास आकर लिख देता है। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। तोगामी बोलता है बस फिनिशिंग बाकी है, और कारपेट पर लोट पोट होने लग जाता है। याई पूछती है ये क्या कर रहे हो? बोलता है तुम भी मेरे साथ आ जाओ, ताकि उसे लगे कि ये कारपेट नया नहीं है, वरना वो हमारे ऊपर शक करेगा। के बाद याई भी उसके साथ लोटपोट होने लग जाती है। बोलती है इतनी सारी शॉपिंग करने में काफी ज्यादा मजा आया। अभी तोगामी उसे अपनी तरफ खींच कर बोलता है मुझे मालूम है लास्ट टाइम पार्टी के लिए ड्रेस और शूज तुम खुद चूज करना चाहती थी, और ये रिंग भी, लेकिन याई बोलती है मैं खुश थी कि तुमने वो मेरे लिए चूज की, मुझे दोनों ही पसंद आए थे। नेक्स्ट डे हमें सिंधु को दिखाया जाता है, जो अपने बारे में बोल रहा होता है मेरा एक सीक्रेट है जो मैं दूसरों को बताना नहीं चाहता, इसीलिए मैं उनके साथ उनके जैसा ही रहता हूँ। इसके बाद वो फ्लावर्स खरीदता है। वहाँ की ओनर बोलती है क्या तुम ये फ्लावर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीद रहे हो? इसके बाद वो हाँ बोल देता है और अपना सीक्रेट बताता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब फर्स्ट टाइम वो तोगामी से एक बार में मिला होता है। उसके बाद उन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है, लेकिन सिंधु तोगामी को फ्रेंड से कुछ ज्यादा ही मानता था। एक्चुअली में उसका सीक्रेट ये था कि वो गे है और वो तोगामी को पसंद करता था। उस दिन तोगामी जब केंतो और याई को एक साथ देखने के बाद बाहर में ड्रिंक करने के लिए गया होता है, तो सिंधु भी अपनी मीटिंग को कैंसिल कर उसे कंपनी देने के लिए बाहर में आ जाता है।
यहाँ पर वो तुकामी के हाथ में मैरिड रिंग देकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तुकामी के जाने के बाद वो देखता है रिंग तो वो टेबल पर ही छोड़ गया है, जिसके बाद वो तुकामी की फोटो को देखते हुए उस रिंग को पहन लेता है, लेकिन फिर सोचता है मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट डे उसे वो रिंग देता है और सोच रहा होता है काश ये रिंग तुम वहाँ पर भूले ना होते, मेरे लिए छोड़ कर गए होते। लेकिन उल्टा वो सभी को बताता है कि वो शादीशुदा है। इन सब की वजह से सिंधु को काफी ज्यादा हर्ट होता है, जिसके बाद सिंधु फ्लावर बुके लेकर तुकामी के घर जा रहा होता है और याई रट्टा मार रही होती है कि हनीमून के लिए वो लोग कहाँ पर गए थे और कब गए थे। तभी डोरबेल बजती है तो वो देखती है सिंधु उनके घर पर आ गया है। तुकामी उसे कूल रहने के लिए बोलता है। वो बोलती है पहले तुम कूल रहो, अगर वो हमें ऐसे देखेगा तो उसे वियर्ड लगेगा। जिसके बाद वो दरवाजा खोलती है। सिंधु जैसे ही घर के अंदर आता है तो बोलता है इस घर की वाइब पहले से अलग लग रही है, तुम दोनों हनीमून बनाने के लिए दुबई गए थे पर यहाँ पर तो एक भी पिक नहीं दिख रही है। तभी तुकामी उसे फोटो दिखाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है 2 दिन पहले ही उन दोनों ने फोटो क्लिक करवाकर एडिट की थी। सिंधु उस फोटो को देखकर बोलता है ये तो अच्छी है। तभी याई देखती है वो प्रैक्टिस बुक को तो वहीं सोफे पर भूल गई है। तुकामी भी उस बुक को देख लेता है। इससे पहले सिंधु देखे वो उस बुक पर बैठ जाता है। तभी याई सिंधु को बोलती है क्या तुम्हें भूख लग रही है, मैं तुम्हारे लिए डिनर तैयार कर दूं? सिंधु हाँ बोल देता है और वो तुकामी के पास जाने लगता है, लेकिन तुकामी उसे साइड में ले जाकर उसे काम की बातों में उलझाने की कोशिश करता है। इधर चुपके से याई उन पेपर्स को छुपाने की कोशिश करती है। सिंधु उसे देख लेता है। वो पूछता है ये तुम क्या कर रही हो? वो बोलती है मैं योगा कर रही हूँ और ऐसे तैसे कर उन पेपर को छुपाते हुए ले जाती है। इसके बाद रेमी सिंधु को कॉल कर पूछती है कुछ पता चला क्या तुम्हें? वो बोलता है मैं पता लगा ही रहा हूँ। तभी वो यहाँ पर इन दोनों का साथ में ब्रश देख लेता है, जो देखकर उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। इसके बाद याई बहुत सारा खाना टेबल पर लगा देती है। सिंधु टेस्ट करने के बाद बोलता है ये खाना तो कामी ने बनाया है ना? वैसे तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे ना? वो बोलती है हाँ, जब मैं 5 साल की थी तो मेरी मोम की डेथ हो गई थी। उसके बाद से मेरे डैड जब भी ड्यूटी से लेट आते थे तो तुकामी के पेरेंट्स मुझे डिनर के लिए बुला लेते थे। सिंधु बोलता है तब तो तुम काफी ज्यादा लोनली फील करती होगी। जब भी मैं लोगों को अपनी मोम के बारे में बताती हूँ तो मोस्टली लोग मुझे सिंपैथी दिखाते हैं, पर तुम पहले हो जो ये बोल रहे हो कि मैं अभी भी अकेला फील करती हूँ। मैंने सुना है तुम दूसरों से जल्दी गुण मिल जाते हो और तुमने तुकामी की सक्सेस में भी काफी ज्यादा हेल्प की है। तो बोलता है मुझे लोगों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद है। याई बोलती है तुम ना काफी अच्छे इंसान हो। तो पूछता है वैसे तुम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड से लवर कैसे बन गए? तुकामी बोलता है मैं बचपन से ही इसे पसंद करता हूँ, ये मेरा फर्स्ट लव है। ये सुनकर याई तो उसे देखने लग जाती है। सिंधु पूछता है क्या याई का भी फर्स्ट लव तुम ही हो? जहाँ पर वो बोलता है नहीं, हमारा एक और फ्रेंड था केंतो। याई का फर्स्ट लव केंतो था। अभी उसे नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक अर्जेंट कॉल आ जाता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। सिंधु याई को बोलता है इस प्रोजेक्ट के लिए तुकामी काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। बोल रहा था उसे घर में लेटे स्टार्स देखनी है, इसलिए वो इस रिसोर्ट का डिजाइन कुछ इसी तरीके से बना रहा है। याई बताती है जब हम लोग स्कूल में थे ना तो इसके कैंप में हमने तीनों ने कुछ इस तरीके से ही स्टार्स देखे थे और नेक्स्ट डे ठंड की वजह से मैं बीमार भी पड़ गई थी। सिंधु सोचता है तो यही रीजन है उसका इस डिजाइन को बनाने का, ताकि स्टार्स को घर से देखा जा सके और तुम्हें ठंड भी न लगे। सिंधु समझ जाता है भले ही तुकामी शादी के बारे में झूठ बोल रहा है, पर याई को लेकर उसका प्यार एकदम सच्चा है। वो बोलता है आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए, यहाँ पर हमारा ऐसे अकेले रहना सही नहीं है। इसी में सिंधु उसे पूछता है तुम मेरे साथ क्यों आ रही हो? वो बोलती है मुझे लग रहा है शायद तुम भी लोनली फील कर रहे हो। उसके बाद ये दोनों बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं। सिंधु याई की बातों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अभी वहाँ पर तुकामी भी आ जाता है और उन्हें लंच के लिए चलने के लिए बोलता है। सिंधु उन दोनों की फोटो क्लिक करता है और वो तुकामी और याई के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेता है। और तुकामी को बोलता है कांग्रेचुलेशन, मुझे याद आया अभी तक मैंने तुम्हें शादी की मुबारकबाद नहीं दी है। और उसके बाद वो रेमी को मैसेज करता है शायद इनकी शादी असली है, पर वो तो हनीमून वाला फोटो भी उसे सेंड कर देता है। अभी रेमी के पास एक जुन नाम का आदमी आ जाता है। रेमी उसे तुकामी के बारे में बताती है, जो सुनकर वो भी शॉक हो जाता है। जब गौर से वो उस फोटो को देखता है तो बोलता है ये फोटो फेक है, एडिटिंग किया हुआ फोटो है।
और अगर मैं उसकी जगह होता ना तो ऑफ कोर्स मैं भी ऐसे ही झूठ बोलता। इवन मैं तो रैंडमली किसी लड़की से शादी भी कर लेता, क्योंकि तुम्हारे डैड ना बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन टाइप के हैं, तो उन्हीं के साथ काम करना पसंद करते हैं जो शादीशुदा होते हैं, तो इसलिए उसका झूठ बोलना तो लाजमी है। रेमी बोलती है तो मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। वो बोलता है हो सकता है वो नहीं चाहता हो कि तुम उसके झूठ में शामिल हो। वैसे भी वो शादीशुदा है या नहीं ये नहीं कहा जा सकता, पर ये फोटो तो फेक है। लेकिन तुम इस बात को इतना जानने के लिए इतना ज्यादा क्यूरियस क्यों हो। दूसरी तरफ तो कामी ऑफिस से घर आ जाता है। याई उसके लिए डिनर तैयार करती है, उसे बताती है ये मैंने खुद बनाया है। तो कामी उसे खाने के बाद बोलता है इतना अच्छा खाना बनाना तुमने कहाँ से सीख लिया, वो भी इतनी जल्दी। वो बोलती है मैंने तुम्हारी मॉम से हेल्प ली, मैं और भी इस तरीके से बाकी डिशेस को बनाना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे सिखाने में हेल्प करोगे। सुनकर तो कामी तो स्माइल करने लग जाता है। वो बोलती है हमारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर में भी लिखा हुआ है कि मुझे कुकिंग पसंद है, अगर मैं इसे सर्च कर दूंगी तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि जितना झूठ कम होगा उतना ही लोगों को तकलीफ भी कम होगी। वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो हम शादी भी कर लेते हैं ना। तभी वो उसे कुछ और कहने लग जाती है। नेक्स्ट डे तो कामी ऑफिस में होता है, जहाँ कुछ कलीग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। आज ये इतना ज्यादा खुश क्यों है और आज अचानक से ये घर भी जल्दी क्यों जा रहा है। इधर याई कुकिंग करना सीख रही होती है और दूसरी तरफ तो कामी नए प्रोजेक्ट की डिजाइन को देखकर याद करता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कैंपेन के दौरान तो कामी स्टार्स को देखने के लिए याई को इनवाइट करता है, तो वो हाँ बोल देती है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जैसे ही वो केंतो को भी साथ में इन्वाइट करने के लिए बोलती है तो कामी फिर से सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में केंतो उसे बोलता है मुझे मालूम था तुम नहीं चाहते थे कि स्टार देखने के लिए मैं भी याई के साथ आऊं। वो बोलता है ऐसी बात नहीं है। केंतो बोलता है तुम्हें मालूम है तुम्हें झूठ भी बोलना नहीं आता है। प्रेजेंट में वही जुन नाम का आदमी तो कामी के पास आता है। एक्चुअली में वो तो कामी का सीनियर था, पहले तो कामी उसी के साथ काम किया करता था। तो कामी उसे पूछता है तुम कब आए। वो बोलता है मैं कल ही आया हूँ पर जल्द ही चला जाऊंगा। उसके बाद वो तो कामी को टीज करने लग जाता है, तो कामी बोलता है मैं जल्दी में हूँ इसलिए मुझे जाना होगा। जुन बोलता है कुछ काम है क्या, तुम वहाँ बोल देता है। जुन बोलता है अरे तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता है। अगले सीन में वो भी जुन के घर पर आ जाता है और याई को बोलता है सॉरी मैं तो खाली हाथी तुमसे मिलने चला आया। और तो कामी को अपना वॉलेट देकर बोलता है शॉप से जाकर कुछ स्वीट्स लेकर आ जाओ। याई बोलती है मैं लेने के लिए चली जाती हूँ। वो बोलता है तुम नहीं तो कामी ही जाएगा, जिसके बाद तो कामी चला जाता है। जुन याई से पूछ रहा होता है तो कामी बचपन में कैसा था। याई बोलती है जैसा वो अभी है। जुन बोलता है इसका मतलब वो अपनी फ्रेंडशिप का एडवांटेज ले रहा है। ये सुनकर याई तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जुन उसे बोलता है अगर तुम उसकी फेक वाइफ बनने का प्रेटेंड नहीं करना चाहती हो तो मत करो। तुम लोगों ने तो अपना हनीमून वाला फोटो भी ठीक से एडिट नहीं करा है। लेकिन याई तो झूठ बोलने में एक नंबर थी। वो बोलती है मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ कि उसे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। एक्चुअली में हमारे हनीमून का सारा फोटो मेरे मोबाइल में था, मेरी गलती से सारे फोटो डिलीट हो गए थे और उस दिन सिंधु आने वाला था, उसे डाउट ना हो इसलिए हमने घर पर ही फोटो को एडिट कर लिया। ये सुनकर जुन तो स्माइल करने लग जाता है नॉट बैड। तभी तो कामी भी स्वीट्स लेकर आ जाता है। जुन से बोलता है मैं चलता हूँ, वैसे तुम्हें काफी अच्छी वाइफ मिली है, ये पास हो गई। कामी को तो समझ ही नहीं आता है ये क्या बोल के चला गया। उसके बाद याई तो कामी को सब कुछ बता देती है। तो कामी बोलता है जरूर ये रेमी का ही काम है, उसे अब तक हमारे ऊपर डाउट है। वैसे शुक्रिया सिचुएशन को इतने अच्छे से हैंडल करने के लिए। याई बोलती है कोई बात नहीं, झूठ बोलने में तो मैं माहिर हूँ। तो कामी बोलता है तुमने उस दिन कहा था तुम कोशिश करोगे ज्यादा से ज्यादा झूठ को सच में बदलने की, और अगर हम सबसे बड़े झूठ को ही सच में बदल देंगे तो कैसा रहेगा। याई बोलती है मुझे लगता है अब तुम्हें नहाने के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में याई उस रिंग को देखते हुए तो कामी के बारे में सोच रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, याई तो कामी के साथ न्यू रिसोर्ट की रीओपनिंग में जाती है। उस रिसोर्ट के डिजाइन को देखकर याई तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। तो कामी से पूछती है तुमने कौन से पार्ट को डिजाइन किया है। तो कामी बोलता है ये पूरा ही मेरा आइडिया है। अभी वहाँ पर रेमी भी आ जाती है। तो कामी उसे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रेमी बोलती है हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट में क्या मैं शामिल नहीं हो सकती। याई बोलती है तुम्हारे कान में इयरिंग नहीं है, लगता है कहीं पर गिर गया है। और वो उसे ढूंढने वाली होती है, लेकिन तभी रेमी उसे मना कर देती है, उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो सस्ते ही थे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो इयरिंग उसके लिए
चीप नहीं थे, बल्कि उसने अपनी फर्स्ट सैलरी से उन्हें खरीदा था। इवन कंपनी में भी सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट इसलिए किया करते थे क्योंकि वो कंपनी के सीईओ की बेटी है, इसलिए वो अपने फादर से बेस्ट काम करना चाहती है। यहाँ पर हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब सिंधो रेमी को तुकामी से मिलवाता है। सिंधो से बताता है तुकामी एक काफी ज्यादा टैलेंटेड आर्किटेक्ट है। इसे एक बिल्डिंग डिजाइन में इसे अवार्ड भी मिला है। रेमी उसे बिल्डिंग का फोटो दिखाती है और पूछती है क्या इसी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हो। तुकामी पूछता है हाँ, पर तुमने इस बिल्डिंग की फोटो को क्यों रखा हुआ है। वो बोलती है मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने रख लिया। तुकामी बोलता है जब मैंने इस बिल्डिंग का डिजाइन तैयार किया था ना, तो बहुत सारे लोग मुझे छेड़ते थे कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने इसे बनाकर उन्हें उन्हीं के तरीके से जवाब दिया। और वो रेमी को बोलता है तुम्हारे इयरिंग काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। बाद में रेमी बोलती है इसलिए मुझे तुकामी से मिलना किसी मैजिक से कम नहीं लगता, क्योंकि मैं तुकामी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुई हूँ और मैं भी अपने हार्डवर्क से उन लोगों का मुंह बंद करवाना चाहती हूँ जो मुझे मेरे डैड के कारण जज करते हैं। इसके बाद तुकामी याई को उसका रूम दिखाता है, यहाँ पर वो एक बेड को देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। तुकामी बोलता है अगर हम अलग अलग बेड लेते तो सबको हमारे ऊपर डाउट हो जाता। याई बोलती है हाँ, और वैसे भी बचपन में हम दोनों साथ ही तो सोते थे। वहीं दूसरी तरफ रेमी अपने इयरिंग को ढूंढ रही होती है, तभी वहाँ पर याई आ जाती है। वो बोलती है तुम अपना इयरिंग ढूंढ रही हो ना, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। रेमी बोलती है मेरी गलती की वजह से किसी और का टाइम वेस्ट हो ये मुझे पसंद नहीं। अगले सीन में सभी लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी याई उसके पास आती है और तुकामी को बोलती है सॉरी आने में थोड़ी देर हो गई। इसके बाद कुछ एम्प्लॉयज याई को अपने साथ ले जाती है और पूछती है ओ तो तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, इसलिए तो तुकामी जैसे स्मार्ट बंदे ने तुमसे शादी की है, बाकी तुम तो बहुत ही ज्यादा लकी हो। तभी तुकामी याई के पास आकर बोलता है लकी तो मैं हूँ जो मुझे याई मिली है। ये सुनकर याई का दिल तो जोरों से धड़कने लग जाता है, लेकिन रेमी से ये सब कुछ देखा नहीं जाता और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है किसी ने उसके इयरिंग को ढूंढकर जमीन पर रख दिया है। वो समझ जाती है कि ये याई का ही काम है। इसके बाद रात हो जाती है। याई और तुकामी अपनी पुरानी यादों को शेयर कर रहे होते हैं। तुकामी उसे बच्चों की तरह टीज कर रहा होता है। इसके बाद ये दोनों रूम में होते हैं। वो बोलती है तुम्हारी कंपनी के लोग ना काफी ज्यादा अच्छे हैं। तुकामी उसे बोलता है क्या तुम्हें सोना नहीं है। फिर वो सोने के लिए बेड तक जाती है। तुकामी तो काफी ज्यादा नर्वस होने लग जाता है और याई भी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, इसलिए वो उठकर जाने लगती है। मैं सोफे पर सो जाती हूँ। तभी तुकामी उसे रोकता है और सामने का पर्दा हटाता है। बाहर का नजारा देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। बोलती है लेटे लेटे स्टार देखना कितना अच्छा लगता है ना। वो बोलता है मैंने क्रिसमस के लिए अभी से एक रूम का रिजर्वेशन कर दिया है, क्योंकि विंटर में स्टार देखने का मजा ही कुछ और है। और सिंधु को मैंने जो कहा था ना कि तुम मेरी फर्स्ट लव हो, वो मैंने झूठ नहीं कहा था। तभी उसे रेमी का कॉल आ जाता है। वो उसे बताती है कि मेरा शावर खराब हो गया है, इसलिए तुकामी उसके रूम में जाता है, पर रेमी उसे बताती है मैंने झूठ बोला, मेरा शावर एकदम ठीक है। और वो उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बोल रही होती है, लेकिन वो मना कर देता है। रेमी बोलती है तुम्हारी फेक वाइफ बनने के लिए मैं भी तो परफेक्ट हूँ, तो तुमने मुझे क्यों नहीं चुना। तुकामी बोलता है क्या बके जा रही हो, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो उसे बेड पर पुश कर देती है और किस करने वाली होती है, पर तभी तुकामी उसे खुद से दूर कर देता है। वो बोलती है क्यों, मैं तुम्हारी वाइफ क्यों नहीं बन सकती हूँ। क्या ये सच नहीं है कि मेरे डैड से कनेक्शन बनाने के लिए तुम मेरे आगे पीछे घुमा करते थे। तुकामी बोलता है तुम काफी ज्यादा गलत समझ रही हो, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे याई की जैसे ही नींद खुलती है तो वो देखती है तुकामी तो सोफे पर सो रहा है और वो उसे निहारे जा रही होती है। एक्चुअली में अब याई भी तुकामी को पसंद करने लगी थी। नेक्स्ट सीन में याई रेमी को वहाँ से जाते हुए देखती है। वो उसके पास आकर बोलती है क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। रेमी बोलती है नहीं, लेकिन याई तो उसकी बात मानती ही नहीं है। सीन 2 तुकामी को बोल रहा होता है क्या सब कुछ ठीक है वहाँ पर। जो रेमी का अजीब सा मैसेज आया था, शायद वो कुछ करने वाली है। तुकामी पूछता है क्या मतलब, और देखता है याई तो अपने बेड पर नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। याई बोलती है हम बहुत ज्यादा चल चुके हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। रेमी को वाटर बोतल देते हुए बोलती है ये तुम ले लो, मेरे पास दूसरी है। रेमी बोलती है हर छोटी बात पर तुम झूठ क्यों बोलती हो। याई बोलती है पता नहीं, पर शायद मुझे थैंक यू सुनना पसंद नहीं है। मैं झूठ बोलकर सेटिस्फाइड हो जाती हूँ, शायद मैं किसी के लिए यूजफुल हूँ। रेमी बोलती है तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रही हो। तुम्हें तो तुकामी ने चूज किया है। अगर तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही हो, इसका मतलब तुम उसको अंडर एस्टिमेट कर रही हो।
मैंने तुम दोनों को जब स्टार्टिंग में देखा था ना, तभी मैं समझ गई थी कि तुम दोनों की शादी फेक है। मैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। मेरी फीलिंग भले ही उसके लिए रोमांटिक नहीं है, पर मैं उसे पसंद करती हूँ। कि इंसानियत और उसके टैलेंट को और उसका मिलना मुझे किसी मैजिक से कम नहीं लगता। यही बोलती है, अगर तुम्हें ये किसी मैजिक से कम नहीं लगता तो तुम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती। वो बोलती है, जब मैं छोटी थी ना, तो एक बार मैंने अपना बैलून एक छोटी बच्ची को दे दिया था। और जब मैं घर वापस जा रही थी तो मुझे घर के बाहर एक बैलून दिखा था, जिसे देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हो गई थी और मैंने उसे गार्ड को हैंड ओवर कर दिया था। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे उस बैलून को रख लेना चाहिए था। शायद किसी ने वो मेरे लिए ही रखा था। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हो रहा है तुम उसे एक्सेप्ट करो, इसलिए तुम फ्यूचर में हर्ट नहीं होगी। उसके बाद ये दोनों वापस आ जाते हैं। रेमी तुकामी से माफी मांगती है। तुकामी उसे बोलता है, तुम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम हर्ट हो, इसीलिए मैं अपने झूठ में तुम्हें शामिल नहीं करना चाहता था। रेमी बोलती है, अगर तुमने मुझसे झूठ इसलिए बोला कि मैं हर्ट ना हूँ, तो इससे अच्छा तो तुम मुझे सच बता देते। तो कामी बोलता है, मैं समझ गया, अब से मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा। कामी को बोलती है, तुम काफी ज्यादा कूल हो। तो कामी नोटिस करता है ये दोनों अचानक से दोस्त बन गई हैं। नेक्स्ट सीन में याई अपना सारा सामान पैक कर रही होती है और बोलती है, मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। कामी बोलता है, अगर तुम यहाँ पर एक और रात बिताना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। याई बोलती है, नहीं, वैसे भी क्रिसमस पर तो हम लोग यहाँ पर आने ही वाले हैं ना। ये सुनकर तो कामी उसे टीज करने लग जाता है, तुमने क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ केंतो सिंगापुर से वापस आ जाता है। एक्चुअली में पहले जो याई का बॉयफ्रेंड था वो केंतो नहीं कोई और था। तो कामी ऑफिस में याई की बात को सोच सोच कर खुश हो रहा होता है। तभी सिंधु आकर उसे टीज करने लग जाता है। तभी एक कलीग आकर उसे बोलता है, रिसोर्ट वाले तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ का एक फोटो यूज करना चाहते हैं पब्लिक रिलीज के लिए। तो कामी वो फोटो याई को शेयर करता है। उससे पूछता है, अगर ये फोटो पब्लिकली अपलोड हो जाए तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? वैसे तो तुम्हारा इस फोटो में ढंग से फेस दिख नहीं रहा है, और मान लो अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें पहचान भी लिया तो तुम बोल देना कि तुम मेरी कंपनी में काम करती हो। याई बोलती है, ओके, और तो कामी की फोटो को देखकर स्माइल करने लग जाती है। सीन में याई की फ्रेंड उसे अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देने के लिए आती है। याई पूछती है, तुमने शादी करने का क्यों सोचा? वो बोलती है, हो सकता है फ्यूचर में मेरा पार्टनर हमारे रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योर फील करे, तो मैं उसे हक से बोल सकती हूँ कि हम लोग एक फैमिली है। फिर वो याई से पूछती है, पर अचानक से तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो? याई बताती है, कुछ दिनों से मुझे अजीब फील होता है। जब भी तुकामी मेरी करीब आता है ना, तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लग जाता है। लेकिन फिर बोलती है, लगता है स्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है। इसी में तो कामी नहा कर बाहर आता है और याई उसे विदाउट टी शर्ट देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और बोलती है, जाकर कुछ कपड़े पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। इसके बाद वो कपड़े पहनकर आ जाता है। तभी उसे याई की फ्रेंड का शादी का कार्ड दिख जाता है। याई बोलती है, सॉरी, मैंने बिना तुमसे पूछे ही प्लानिंग कर ली वहाँ पर जाने की। वो बोलता है, कोई बात नहीं, अपने काम को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। वो बोलती है, पर फेक वाइफ का काम भी तो मेरा जॉब ही है। तो कामी उसके पास बैठकर बोलता है, अब से तुम्हें मेरे घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं घर के कामों के लिए एक मेड रख लूंगा। याई उसे थैंक यू बोलती है। तो कामी बोलता है, लेकिन कल तुम बिजी रहने वाली हो। वैक्सीन में वो अपने बॉस के साथ होता है। यहाँ पर तो कामी का बॉस अपनी फैमिली के बारे में उसे बताए जा रहा होता है, पर तभी उसे कॉल आ जाता है, इसलिए वो उसे रिसीव करने के लिए चला जाता है। याई बोलती है, अब मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारे बॉस हमेशा मैरिड लोगों के साथ ही काम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे बॉस को उनकी फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए उनकी सोच वैसी है। इसके बाद वो लंच कर वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो कामी के बॉस को बोल रही होती है, आप अपना पेन अंदर ही भूल गए, और वो लाने के लिए अंदर चली जाती है। कामी का बॉस उसे बोलता है, तुम्हारी वाइफ ना काफी ज्यादा अच्छी है। तभी तुकामी सामने केंतो को देखता है। केंतो भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो बॉस तुकामी से पूछता है, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? तो तुकामी उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवा देता है। तो बोलता है, अगर तुम तुकामी के चाइल्डहुड फ्रेंड हो, इसका मतलब इसकी वाइफ भी तुम्हारी फ्रेंड हुई। सुनकर केंतो तो हैरान ही हो जाता है। अभी याई भी पेन लेकर आ जाती है। याई केंतो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे भी ज्यादा खुश केंतो ये जानकर होता है कि इन दोनों ने शादी कर ली है। अगले सीन में केंतो उन दोनों के घर पर होता है, जहाँ पर याई और केंतो खूब बातें कर हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो कामी उनको देखकर जल भुन रहा होता है। वो केंतो को बोलता है, 10 साल बीत गए हैं, पर तुमने कभी हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। याई बोलती है, तुमने भी तो कांटेक्ट नहीं किया, इसका मतलब 10 सालों से ये तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे। केंतो बोलता है, तब तो मेरा सिंगापुर जाना बेकार ही रहा, पर कोई बात नहीं, तुम दोनों के लिए तो अच्छा ही हुआ, और उन्हें शादी की बधाई देता है। याई केंतो से पूछती है, अब तुम क्या काम करने वाले हो?
वो बोलता है अभी मेरा जॉब अफ्रीका में एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। ये सुनकर याई तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, कितना औसम काम है ना। तुकामी चिढ़ते हुए बोलने लग जाता है, इसमें क्या औसम है। केंतो उसे दिखाता है किस तरीके से वो वहाँ पर लोगों को सपोर्ट करता है, जो देखकर याई तो रोने लग जाती है। लेकिन उससे पहले केंतो उसे रुमाल दे देता है, जो देखकर तुकामी तो और भी ज्यादा जल जाता है। इसके बाद केंतो वॉशरूम में जाता है। तभी याई तुकामी के पास आकर बोलती है, मुझे लगता है हमें केंतो को सच बता देना चाहिए। तुकामी बोलता है, लेकिन हम ऑलरेडी उसे झूठ बोल चुके हैं। ये दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब थे, इवन किस करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर केंतो टपक पड़ता है, हो जाती है। याई सो गई होती है और तुकामी केंतो को रात वहीं पर बिताने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन केंतो मना कर देता है। वैसे याई को प्रिंसेस बनाने के लिए थैंक यू। तुकामी बोलता है, प्रिंसेस घर का काम नहीं करती है। केंतो स्माइल करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें हमारे हाई स्कूल का फायरवर्क याद है? तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गए थे और मैं याई और कुछ क्लासमेट्स के साथ गया था। शो खत्म होने के बाद मैंने तुम्हें थोड़ा और एंजॉय करने के लिए इनवाइट किया था। एक्चुअली मैंने सोचा था अगर तुम आ जाओगे तो मैं याई को तुम्हें सौंप कर सिंगापुर चला जाऊंगा, और अगर नहीं आओगे तो मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। केंतो सिंगापुर गया, इसका मतलब तुकामी वहाँ पर गया था। नेक्स्ट सीन में तुकामी याई को उसके रूम में लेकर जाना चाहता था, और उसके मुंह से केंतो का नाम सुनकर वो उसे टच ही नहीं करता। दूसरी तरफ दिखाया जाता है तुकामी की एक्स तुकामी और याई की फोटो को देख रही होती है। नेक्स्ट डे ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। याई उसे बोल रही होती है, क्रिसमस पर हमें केंतो को भी इनवाइट कर लेना चाहिए, अच्छा रहेगा ना। में तुकामी की नींद खुल जाती है। एक्चुअली में ये उसका सपना होता है, सपने वाला ही ब्रेकफास्ट बना हुआ होता है। याई उसे बोलती है, तुकामी से मिलना हमारा किसी मेडिकल से कम नहीं है। ये सुनकर तुकामी उसे रोकता है और उठकर जाने लगता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जरूर ये उसे क्रिसमस पर इनवाइट करने वाली बात भी बोल देगी। इसके बाद वो ऑफिस में आ जाता है, जहाँ पर उसके कुछ कलीग उसे दिखा रहे होते हैं, तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ का फोटो वायरल हो रहा है, काफी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू मिला है। इधर याई भी उस फोटो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर उस फोटो को सेट कर लेती है। इसके बाद तुकामी सोच रहा होता है, इस बार उस केंतो को मैं अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। इसके बाद वो केंतो को मैसेज करता है और उसे हाउस पार्टी के लिए इनवाइट करता है। इवन वो रेमी और सिंधु को भी इनवाइट करता है, लेकिन वो सभी को पार्टी में बुलाकर खुद ही काम में उलझा रहता है। याई बोलती है तुकामी नहीं है तो उसकी जगह पर मैं शामिल हो जाती हूँ। रेमी बोलती है उसकी जगह पर क्यों, तुम हो, तुम्हारी अपनी जगह है। ये सुनकर केंतो बोलता है, फाइनली याई की कोई ऐसी फ्रेंड बनी है जो उसे वो कहना चाहती है जो वो सुनना चाहती है, वरना हमेशा ही ये दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस ही करती रही है। रेमी बोलती है, सच में ये ऐसी ही है। अगर ये टाइटैनिक में होती तो ये सोच रही होती कि सभी लोग उसी की वजह से डूब रहे हैं, क्योंकि उसके पास लाइफ बोट नहीं है। इसके बाद पार्टी ओवर हो जाती है। सिंधु और रेमी वहाँ से चले जाते हैं। केंतो सफाई करने में उसकी हेल्प कर रहा होता है। उसे बोलता है, काइंडनेस के नाम पर तुम्हें अपनी लाइफ को दूसरों के लिए सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। तब तक तुकामी भी घर पर आ जाता है। केंतो को याई के साथ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। याई उसे बताती है सिंधु और रेमी घर पहुंच चुके हैं। याई उसे दिखाती है, केंतो ने ये ब्रेसलेट मुझे दिया है। ये ब्रेसलेट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि तुकामी ने खरीदा था। जिसके बाद तुकामी को तो अपने आप पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट डे याई जैसे ही शॉपिंग करके घर वापस आती है तो उसे तुकामी की एक्स गर्लफ्रेंड मिल जाती है। वो उसे बोलती है, इसका मतलब सच में तुकामी ने शादी कर ली है। याई उसे अपने घर लेकर आ जाती है। वो बोलती है, तुम्हारा घर काफी ज्यादा बड़ा। तुकामी सच में बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। मैंने कल ही एक आर्टिकल में तुम दोनों की फोटो देखी थी। मुझे मालूम है ये सही नहीं है, पर मैं हार नहीं मानना चाहती हूँ। मैंने विदाउट एक्सपेक्टेशन तुकामी को प्रपोज किया था और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था। मुझे मालूम था उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ इस रिश्ते में रहना चाहती थी। उस रात मेरा बर्थडे था, लेकिन फिर भी वो मुझे ये कहकर चला गया कि मेरे क्लासमेट्स मुझे बुला रहे हैं। बाद में मुझे पता चला वहाँ पर तुम भी थी। उसके बाद उसने मुझे सॉरी का मैसेज भी भेजा था, पर मैंने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने सोचा अगर एक और मैसेज आ जाएगा तो मैं माफ कर दूंगी, और उसने दूसरा मैसेज मुझे भेजा ही नहीं। मैंने सोचा स्कूल ओपन होने के बाद वो मुझसे बात करने के लिए आएगा तो मैं उससे बात करना स्टार्ट कर दूंगी, और उसने तो कभी मुझसे बात ही नहीं की। मैं ग्रेजुएट होने तक उसका वेट करती ही रही और वो मेरे पास कभी वापस ही नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्यार करता था। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी याई उसे रोक कर पूछती है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? वो बोलती है, अगर तुम मेरे लिए तुकामी से दूर हो जाओगी तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये सुनकर याई भी हैरान हो जाती है। इधर तुकामी
काम कंप्लीट कर घर जाने वाला होता है, क्योंकि आज वो याई को अपने दिल की बात बताने वाला था। लेकिन तभी उसे याई का मैसेज आता है कि मेरी तबीयत खराब है, जिसके बाद वो उदास होकर घर आता है। इवन वो याई के लिए मेडिसिन भी लेकर आया होता है। यहाँ पर वो 2 ग्लास देखकर समझ जाता है कि कोई उसके घर पर आया था। नेक्स्ट मॉर्निंग तोकामी उससे पूछता है अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो बोलती है ठीक है, पर मुझे लगता है मुझे अपने लिए एक नई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। और सॉरी, क्रिसमस पर मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पर नहीं जा पाऊंगी। एक्चुअली मैंने अपनी फ्रेंड से प्रॉमिस किया है कि उस दिन मैं उसके साथ रहूंगी। तोकामी बोलता है कोई बात नहीं, हम फिर कभी वहाँ पर चल लेंगे। वो बोलती है नहीं, इस बार मैं न्यू ईयर पर कुछ दिन पहले ही घर जाने का सोच रही हूँ। तोकामी उसके पास आकर पूछता है ये बताओ बात क्या है, क्या कल यहाँ पर कोई आया था, क्या यहाँ पर केंतो आया था। वो बोलती है नहीं, मेरी एक फ्रेंड जिसकी शादी होने वाली है वो यहाँ पर आई थी। सॉरी, मुझे माफ करना, मैंने बिना पूछे ही उसे यहाँ पर बुला लिया। तोकामी बोलता है इसमें सॉरी बोलने की क्या जरूरत है, ये घर तुम्हारा भी है। याई बोलती है कल कुछ तुम बोलना चाहते थे क्या। तोकामी बोलता है हाँ, आज रात जब आऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा। ऑफिस में तोकामी का काम पर ध्यान ही नहीं होता। सिंधु उसे ड्रिंक के लिए ऑफर करता है, पर वो बोलता है सॉरी, मेरा मूड नहीं है। रेमी उसे बोलने लग जाती है आजकल तुम सॉरी और थैंक यू कुछ ज्यादा ही बोलते हो। सिंधु बोलती है सही कह रही हो, 1 साल पहले तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तोकामी सोचता है जरूर ये याई का ही असर है। तभी उसे केंतो का मैसेज जाता है मुझे क्लाइंट से मिलने के लिए तुम्हारी कंपनी में जाना है। नेक्स्ट सीन में वो केंतो के साथ होता है। केंतो बोलता है मैं तुम दोनों के लिए ना काफी ज्यादा खुश हूँ, तुम दोनों ने शादी कर ली है। वैसे अगर तुम दोनों की शादी नहीं होती ना तो मैं ही उससे शादी कर लेता। अगर मैं उसे प्रपोज करता ना तो हो सकता है वो मुझे हाँ बोलती, पर इससे मुझे ये पता नहीं चल पाता कि वो सच में मुझे पसंद करती है या फिर मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रही है। वो दूसरों के लिए कितना साफ झूठ बोलती है ये बात तो तुम अच्छे से ही जानते हो, इसलिए मैं खुश हूँ कि तुमने उससे शादी की। वो पूछता है क्या कल तुम मेरे घर आए थे। तो बोलता है नहीं। तोकामी बोलता है मैंने उससे पूछा था, उसने बताया कि कल उसकी फ्रेंड घर पर आई थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो कोई झूठ बोल रही थी। केंतो बोलता है तुम्हें मालूम है ना वो झूठ कब बोलती है। तोकामी बोलता है हाँ, वो दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा झूठ बोलती है। इधर याई तोकामी की एक्स गर्लफ्रेंड की बातों को याद कर उस वॉलपेपर को चेंज कर देती है। तभी उसे सिंधु का कॉल आ जाता है और पूछता है कुछ हुआ है क्या, तुम काफी ज्यादा अपसेट लग रही हो। कुछ देर बाद रेमी भी उसे कॉल कर यही सवाल पूछ रही होती है, तुम ठीक हो, तो वो हाँ बोल देती है। दूसरी तरफ तोकामी केंतो की बात को याद करते हुए घर आ रहा होता है। केंतो से बोल रहा होता है झूठ बोलने वाले से सच बुलवाने के लिए पहले तुम्हें भी सच बोलना होगा। इसके बाद वो घर पर पहुंच जाता है। डिनर करने के बाद याई उससे पूछती है क्या सब कुछ ठीक है। वो बोलता है हाँ, वैसे तुम क्या ये फेक मैरिज वाला कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती हो। याई बोलती है तुम्हें याद है रिसोर्ट में तुमने अपने कलीग से कहा था कि मुझे पाकर तुम अपने आप को लकी मानते हो, लेकिन लकी तो मैं थी क्योंकि वो कोइंसिडेंस था जो दौड़ते दौड़ते मैं तुमसे टकराई और 10 सालों के बाद मैं तुमसे मिल पाई। तो मुझे अपने घर लेकर आए, अपने घर में रहने के लिए दिया। इवन तुम्हारी वजह से मैं सिंधु और रेमी जैसे अच्छे लोगों से मिल पाई। तोकामी उसे हक कर बोलता है हमारा मिलना कोइंसिडेंस से ज्यादा मैजिकल है। अगर उस समय पर हम लोग ना भी मिलते तो भी मैं तुमसे मिलने के लिए सोच ही रहा था। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पर खत्म नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इरिटेट करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ, शॉपिंग करना चाहता हूँ, और ये सब कुछ मैं मरने से पहले करना चाहता हूँ। और अगर इन सब का मतलब शादी होता है तो हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उस वक्त जब मैंने तुम्हें 6 महीने बोला था तो मेरा मतलब सिर्फ 6 महीने तक नहीं था, जिंदगी भर तक का था। बोलकर वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी आयु से सॉरी बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आयु से बताती है आज मुझे अपने दोस्त को शादी की शॉपिंग कराने के लिए उसके साथ जाना है। तोकामी ओके बोल देता है। तोकामी ऑफिस में अपने स्कूल ग्रुप के चैट में देखता है तुम्हारी एक्स हमसे तुम्हारा एड्रेस पूछ रही थी। देखकर वो अपनी एक्स को कॉल करता है और उससे पूछता है क्या तुम मेरे घर पर आई थी। वो हाँ बोल देती है। तोकामी उससे पूछता है तुमने मेरी वाइफ को क्या कहा। बोलती है याई ने मुझे बताया कि तुम दोनों की शादी फेक है। तोकामी बोलता है पर तुम्हें ये पता है कि मैं उससे ही प्यार करता हूँ। वो बोलती है पर याई ने मुझे कहा उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सुनकर तोकामी कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ याई अपनी फ्रेंड की उसकी वेडिंग ड्रेस खरीदने में उसकी हेल्प कर रही होती है। जैसे ये दोनों बाहर निकलती है तो देखती है कि तोकामी उसे लेने के लिए आया है। इसी में ये दोनों ब्रिज पर होते हैं। तोकामी उसे बोलता है तुम्हारे आने के बाद हमने काफी ज्यादा मस्ती हम लोग बचपन में करते थे।
तुम्हारे आसपास रहकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। इवन मुझे मालूम है तुम्हारी लाइफ का प्रिंस मैं नहीं बल्कि केंतो है। और केंतो के जाने के बाद मैंने डिसाइड किया मैं तुमसे जब तक नहीं मिलूंगा जब तक कि मैं श्योर ना हो जाऊं कि मैं तुम्हें अपनी प्रिंसेस बना सकता हूं। और मुझे लगता था कि हमारा मिलना किसी मेडिकल से कम नहीं है, पर ये मेडिकल तो झूठ में बदल गया क्योंकि मुझ में सच कहने की हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं इस झूठ को सच में बदल सकता हूँ, पर झूठ तो झूठ ही होता है। सॉरी, मेरे झूठ में तुम्हें भी इन्वॉल्व होकर तुम्हें भी झूठ ही बोलना पड़ा। की आंखों में से तो आंसू आ जाते हैं और तुकामी उसे अपने झूठ से आजाद कर देता है और वो उसकी उंगली से अपनी रिंग निकाल कर बोलता है अब तुम्हें खुद को दूसरों के लिए सेक्रीफाइस नहीं करना होगा। जिसके बाद याई अपने घर पर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ तुकामी सिंधु और रेमी से इन सब के लिए माफी मांगता है। वो दोनों उसे माफ कर देते हैं। सिंधु बोलता है पर मुझे लगा था तुम दोनों का रिश्ता रियल है। रेमी बोलती है तुमने ऐसा इसलिए किया ना क्योंकि तुम ये नहीं चाहते हो कि तुम्हारी वजह से उसकी पूरी लाइफ झूठ के तले दब जाए। लेकिन तुकामी उसे कुछ नहीं कहता और अपने बॉस से भी माफी मांगता है। उसका बॉस बोलता है माना कि तुमने मुझसे झूठ बोला पर उसके बावजूद भी मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ इन्वेस्टमेंट करने और डील करने के लिए जरूर सोचूंगा। इसके बाद सिंधु याई को कॉल करता है। इसी में ये तीनों मिलकर तुकामी के घर का दरवाजा खोल रहे होते हैं। सेंदो याई को बोलता है ये काफी ज्यादा सीरियस मैटर है। तुकामी जैसा वर्कहोलिक पर्सन एक हफ्ते से ऑफिस में नहीं आया है, न ही वो यहाँ पर है। याई देखती है तो कामी के एक बॉक्स में उसकी बचपन की ड्राइंग रखी है, दोनों की रिंग भी है। तभी सिंधु एक पार्सल लेकर आ जाता है। याई देखती है पार्सल में एक प्रिंसेस गाउन है। तो देखकर वो तो काफी ज्यादा रोने लग जाती है। जिसके बाद वो बोलती है मैं तुकामी को पसंद करती हूँ पर मुझे डर लगता था मेरी खुशी कहीं तुकामी की एक्स गर्लफ्रेंड को हर्ट ना कर दे। रेमी बोलती है तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए था, जो तुम करने जा रही थी उससे कोई भी खुश नहीं होता। सिंधु बोलता है ऐसी कोई खुशी नहीं है जो किसी को दुख ना पहुंचाती हो। स्टार्टिंग में तो तुमने भी हमें हर्ट किया था। तुम ये सोचना बंद करो कि तुम्हारे सेक्रीफाइस करने से सामने वाला खुश होगा या दुखी होगा, क्योंकि कोई भी किसी की वजह से हर्ट नहीं होता। वो सामने वाले पर डिपेंड करता है कि वो खुश रहना चाहता है या फिर दुखी होना चाहता है। तभी जुन रेमी से कॉल कर पूछता है क्या तुकामी ने तुम्हारी कंपनी में काम करना बंद कर दिया है। रेमी उसे पूछती है क्या वो तुम्हारे साथ है। वो बोलता है हाँ, कुछ देर पहले तुकामी मेरे साथ था। वो अपना घर और कार बेचना चाहता है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा उसे अचानक से क्या हुआ है। उसके बाद ये सोचने लग जाते हैं वो लोग कहाँ गया होगा। याई बोलती है एक जगह है जहाँ पर वो जा सकता है। जिसके बाद अगले सीन में याई उसी बिल्डिंग की छत पर चली जाती है जहाँ पर उसे तुकामी का खरीदा हुआ ब्रेसलेट मिलता है। दूसरी तरफ तुकामी केंतो को मैसेज करता है मेरे लिए याई का ख्याल रखना। इधर याई को तुकामी एक रेलवे क्रॉसिंग पर मिल जाता है। तुकामी उसे बोलता है तुम फिर से मेरे साथ इन्वॉल्व मत हो वरना तुम हर्ट हो जाओगी। याई बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ हंसना चाहती हूँ, इरिटेट करना चाहती हूँ, शॉपिंग करना चाहती हूँ, इवन सब कुछ मैं तुम्हारे साथ ही करना चाहती हूँ। और अगर इन सब का मतलब शादी होता है तो हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन तुकामी वहाँ से जा चुका होता है। नेक्स्ट सीन में याई केंतो के साथ होती है। बोलती है ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा। उसने किसी को भी झूठ के बारे में बताने से मना किया था पर मैंने उसकी एक्स को बता दिया। केंतो तो हंसने लग जाता है। तुम्हें क्या लगता है बस इस वजह से उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया होगा। ऐसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के मामले में वो कभी भी आगे नहीं रहा। इसी में केंतो तुकामी के साथ होता है। केंतो उससे पूछता है अब तुम क्या करते हो। तुकामी बोलता है नई जॉब ढूंढ रहा हूँ। केंतो बोलता है पर तुम्हारे बॉस ने तो तुम्हें परमानेंटली जॉब से निकाला ही नहीं है, वैसे अभी फिलहाल रहते कहाँ हो। वो बोलता है सामने के होटल में। केंतो पूछता है 10 साल पहले मैंने तुम्हें कहा था कि तुम याई का ख्याल रखना पर तुमने तो उसे कांटेक्ट भी नहीं किया। तुकामी बोलता है क्योंकि मैं खाली हाथ तुम्हें हरा नहीं सकता था, इसलिए मैंने जॉब, पोजीशन, पैसा, घर सब कुछ कमाया। लेकिन अब इन सब का कोई मतलब नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं तुम्हें कैसे हराऊंगा। ये सुनकर केंतो हंसने लग जाता है और बोलता है क्या तुम्हें वो ड्राइंग याद है जो याई ने बनाई थी। मुझे लगता था कि उस ड्राइंग के प्रिंस तुम हो, इसलिए मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता था। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक में याई से शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर तुकामी के तो होश उड़ जाते हैं। केंतो बोलता है हैरान क्यों हो रही हो, तुमने ही तो मुझे उसकी केयर करने के लिए कहा था। इसके बाद केंतो सिंधु को कॉल करता है। नेक्स्ट सीन में सिंधु तुकामी के घर पर होता है। उसे घर की चाबी रिटर्न करते हुए बोलता है याई ने ये तुम्हें रिटर्न करने के लिए कहा था। बोलता है वैसे तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। तुकामी बताता है क्योंकि मैं तुम्हें अपने झूठ में शामिल नहीं करना चाहता हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी भी जॉब जा सकती है। वो बोलता है ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो। वो तो मैं डिसाइड करूंगा ना कि मुझे तुम्हारी साइड रहना है या फिर बॉस की साइड। वैसे केंतो और याई की परसों शादी होने वाली है। तुकामी बोलता है हाँ मुझे पता चल गया है, वैसे वो केंतो के साथ ही खुश रहेगी।
सिंधु बोलता है ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो? तो उसे कौन खुश रख सकता है कौन नहीं? या नहीं तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुम्हें दिख नहीं रहा या तुम अंधे हो? तुम्हें एक बार अपनी फीलिंग उसे कन्फेस जरूर करनी चाहिए वरना रिग्रेट के साथ मर जाओगे। अगले सीन में वो उसी ड्राइंग को देख रहा होता है। तभी सिंधु उन्हें उन दोनों का पिक भेजता है। उसके बाद वो उस ड्राइंग और फोटो को देखता है। उसके बाद वो समझ जाता है याई का प्रिंस केंतो नहीं बल्कि वो ही है। उसके बाद वो कॉल कर अपनी एक्स को मिलने के लिए बुलाता है और उसे बोलता है सॉरी मुझे मालूम है तुम मुझे माफ नहीं कर पाओगी क्योंकि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन फिर भी हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। ये सुनकर वो बोलती है मुझे भी माफ करना, मैंने तुम्हें झूठ कहा था कि याई के दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। उसने मुझे कहा था कि वो हमेशा से ही तुमसे प्यार करती हुई आई है, पर वो ये बात कभी तुम्हें कन्फेस ही नहीं कर पाई। कामी बोलता है इसका मतलब हमारा हिसाब बराबर और उसे सॉरी बोलकर जाने लगता है। उसी तरफ केंतो और याई वेडिंग वेन्यू में होते हैं यहाँ पर वो शादी की कसमें खाने ही वाले होते हैं। वही तो कामी वहाँ पर आ जाता है और उसे इडियट बोलता है तुम एक नंबर की ना इडियट हो, तुम ऐसे प्रिंसेस नहीं बन सकती हो, ना ही कोई तुम्हें बना सकता है। प्रिंसेस ही पैदा हुई हो और तुम दुनिया की सबसे पावरफुल प्रिंसेस हो। और केंतो को बोलता है तुम याई को हमेशा खुश रखना। बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी याई उसे रोक कर बोलती है ये सब तो नाटक चल रहा था। सुनकर वो शॉक हो जाता है और केंतो उसे अपना कोट निकाल कर पहना देता है। उसके बाद याई तुकामी को हक करती है और दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। जिसके बाद दोनों में किस होने लग जाता है और काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ जुन भी अपनी फीलिंग रेमी को कन्फेस कर देता है। अगले सीन में याई तुकामी के लिए सेम वैसा ही ब्रेकफास्ट बनाती है। तुकामी सबको झूठ बोलकर ले जाया करता था कि ये मेरी वाइफ ने बनाया है। याई बोलती है हम सारे झूठ को सच करने वाले हैं, इसलिए शादी के बाद हनीमून के लिए हम दुबई ही जाएंगे। ये सुनकर वो स्माइल करने लग जाता है। याई बोलती है क्या हम केंतो को भी साथ चलने के लिए बोल सकते हैं? और बोलती है मैं तो मजाक कर रही हूँ। वो बोलता है तुम सच में केंतो को ही लाइक करती हो ना? बोलती है हाँ मैं उसे एज अ फ्रेंड लाइक करती हूँ, पर अगर मैं किसी के साथ फैमिली बनाना चाहती हूँ तो वो तुम हो। ये सुनकर तो कामी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और यहीं पर इस कहानी का DNB। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांश है, बाय बाय।